हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैश बायोलॉजी। आज की वीडियो में अपना साइकस जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं साइकेडेल्स का, वो कंप्लीट कर लेंगे। तो साइकस का आज हम देखेंगे पॉलिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर सीड फॉर्मेशन। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है? पॉलिनेशन में जो मेल गैमेट होगा वो फीमेल गैमेट के पास पहुँचेगा बाई डिफरेंट मीन्स, चाहे फिर वो एयर हो या एनिमल्स के थ्रू हो या वाटर के थ्रू हो। तो हम इसमें देखेंगे किस तरह से होगा। द पॉलिनेशन इज एनिमोफिलस। इसमें पॉलिनेशन एनिमोफिलस होता है, मतलब एयर की हेल्प से होता है। द सेल्स ऑफ न्यूशेलर बीक प्रेजेंट इन द पॉलन चैम्बर डिसइंटीग्रेट एंड फॉर्म अ विस्कस फ्लूइड। जो न्यूशेलर बीक होती है, न्यूशेलर सेल्स उसमें जो होंगे वो पॉलन चैम्बर में डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और एक विस्कस फ्लूइड बना लेंगे। और ये विस्कस फ्लूइड कोहेसिव होता है नेचर में। और दिस फ्लूइड ओजेस आउट ऑफ द माइक्रोपाइल एंड कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन ड्रॉप। फिर ये फ्लूइड बाहर आ जाता है माइक्रोपाइल में और पॉलिनेशन ड्रॉप के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। द पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट इन द एयर करेंट एट देयर 3 सेल्ड स्टेज आर एंटेंगल्ड इन। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एयर करेंट्स में प्रेजेंट होंगे, मतलब हवा में प्रेजेंट होंगे और उसमें वो 3 सेल्ड कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। आर एंटेंगल्ड इन द पॉलिनेशन ड्रॉप, और पॉलिनेशन ड्रॉप में वो प्रेजेंट होंगे। ग्रेजुअली द पॉलन ड्रॉप ड्राइज अप एंड द पॉलन ग्रेन्स आर सक्ड इनटू द पॉलन चैम्बर थ्रू माइक्रोपाइल। फिर धीरे धीरे जो पॉलन ड्रॉप होंगी वो सूख जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी और पॉलन ग्रेन्स पॉलन चैम्बर में माइक्रोपाइल के थ्रू आ जाएंगे। फर्दर ड्राइंग ऑफ दिस ड्रॉप सील्स अप द माइक्रोपाइल, और इसकी फर्दर ड्राइंग होती जाएगी, फर्दर ये सूखते जाएंगे और ज़्यादा तो सील कर देंगे ये माइक्रोपाइल को। Pollen drops help in collecting the pollen grains at the micropyle in all gymnosperm। जो pollen drops होती हैं वो pollen grains को माइक्रोपाइल पे आने में हेल्प करवाती हैं। सारी जिम्नोस्पर्म्स में ये फिनोमिना होती है। अब हम जो फर्स्ट स्टेज का डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं मेल गैमेटोफाइट का पॉलिन ग्रेन से पहले, तो उसके बाद जो सेकंड स्टेज का डेवलपमेंट है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पॉलिनेशन के बाद होगा, तो वो हम यही इसमें देखेंगे सेकंड स्टेज का डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट का आफ्टर पॉलिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ रेस्ट pollen grains may lie inside the pollen chamber for quite some time, say for 4 months. The interval between pollination and fertilization is about 20 days in seed abalota। जो रेस्ट का पीरियड हो जाएगा इनका पॉलन ग्रेन्स का, ये 4 महीने भी हो सकता है, 4 मंथ्स भी हो सकता है और कुछ में 20 डेज भी हो सकता है। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होगा। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इन द पॉलन चैम्बर। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होगा रेस्ट के पीरियड के बाद मेल गैमेटोफाइट का। द एग्जाइन ब्रेक्स अप एंड इंटाइन्स कम आउट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब। एग्जाइन ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी और इंटाइन आ जाएगी पॉलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर। इट मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड एक्ट एज एन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। पॉलन ट्यूब एक्ट्स ओनली एज एन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। ये ब्रांच्ड हो सकती है ये पॉलन ट्यूब, या अनब्रांच भी हो सकती है, और लेकिन इसका सिर्फ फंक्शन है एक्ट एज एब्जॉर्बिंग ऑर्गन की तरह काम करना, मतलब एब्जॉर्ब करना, उसका फंक्शन यही है। पॉलन ट्यूब पेनेट्रेट्स द न्यूशेलर टिश्यू एंड कम्स टू लाई इन द आर्किगोनियल चैम्बर। पॉलन ट्यूब जो न्यूशेलर टिश्यू होंगे उनको पेनेट्रेट करती हुई आर्किगोनियल चैम्बर में चली जाएगी पॉलन ट्यूब। द जनरेटिव सेल्स डिवाइड इनटू ए लोअर स्टॉक सेल एंड अपर बॉडी सेल। अब जो उसमें पॉलन में 3 सेल स्टेज होगी, उसमें एक जनरेटिव सेल होगा, वो डिवाइड कर जाएगा, 2 सेल्स में डिवाइड करेगा, लोअर स्टॉक सेल में और अपर बॉडी सेल में। द स्टॉक डज नॉट डिवाइड फर्दर, लेकिन जो स्टॉक सेल बनेगा वो डिवाइड नहीं करेगा आगे। द बॉडी सेल डिवाइड्स एट द टाइम माइक्रोपाइल ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो बॉडी सेल होंगे वो डिवाइड करेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। नाउ 2 ब्लीफेरोप्लास्ट अपीयर, one at each pole of the nucleus of the body shell in a transverse position। इसके बाद 2 ब्लीफेरोप्लास्ट अपीयर होंगे हर एक पोल पे, न्यूक्लियस के पोल पे बॉडी सेल के, और एक ट्रांसफर पोजीशन में प्रेजेंट होंगे। बॉडी सेल डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 स्पर्म सेल्स।
बॉडी सेल होगा, उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा और 2 स्पर्म सेल्स बन जाएंगे। ईच ऑफ दीज हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियस ब्लीफेरोप्लास्ट एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। और उन दोनों के पास एक सिंगल न्यूक्लियस होगा, ब्लीफेरोप्लास्ट होगा और साइटोप्लाज्म होगा, स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ईच स्पर्म सेल लेटर ऑन डेवलप्स इनटू ए स्पर्म एंड ब्लीफेरोप्लास्ट गिव्स राइज टू सिलिया। जो हर एक स्पर्म है वो आगे चल के डेवलप होगा एक स्पर्म में, स्पर्म सेल स्पर्म बनाएगा और ब्लीफेरोप्लास्ट क्या बनाएगा, सिलिया बनाएगा। द स्पर्म आर लिबरेटेड इन द पॉलन ट्यूब बाय द ब्रेकिंग ऑफ द स्पर्म मदर सेल। ये स्पर्म मदर सेल की हेल्प से पॉलन ट्यूब में लिबरेट कर जाएंगे, जो स्पर्म मदर सेल होगी उसकी ब्रेकिंग की हेल्प से, उसके टूटने की हेल्प से। ईच स्पर्म इज मोर और लेस ट्राइंगुलर टॉप शेप्ड मोबाइल स्ट्रक्चर हैविंग 5 to 6 स्पाइरल बैंड्स विद थाउजेंड्स। ये हर एक स्पर्म वो एक ट्राइंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होगा, मोबाइल मतलब मूव कर लेगा और उसमें 5 से 6 स्पाइरल बैंड्स होंगे और थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होंगे एंड थाउजेंड्स ऑफ सिलिया विद अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, और एक सिंगल बड़ा न्यूक्लियस होगा। बाय मीन्स ऑफ देयर सिलिया दे मूव फ्रीली इन द पॉलन ट्यूब, और सिलिया की हेल्प से ये मूव करते हैं पॉलन ट्यूब में फ्रीली। तो ये सिलिया का फंक्शन हो गया। तो अब ये स्पर्म बन चुके और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हमने देख ही लिया था, तो उधर एग बन चुका था फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट में। तो अब ये एग और जो स्पर्म बन चुके हैं इनका फर्टिलाइजेशन होगा और सीड बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होकर सीड बनेगा। तो अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन इन साइकस। At the time of fertilization, the new cellular tissue between the pollen chamber and the archegonial chamber disorganized and simultaneously the ventral canal nucleus also disintegrates. जब फर्टिलाइजेशन होगा उस वक्त पे जो न्यू सेलर टिश्यू होंगे पॉलन चैम्बर में और आर्किगोनियल चैम्बर में वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे और इसी के साथ साथ जो वेंट्रल कनाल न्यूक्लियस होगा वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। द पॉलन ट्यूब रीचेज द आर्किगोनियल चैम्बर। इसके बाद जो पॉलन ट्यूब होगा वो आर्किगोनियल चैम्बर तक पहुँचेगी। द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब रप्चर्स रिलीजिंग 2 मेल गैमेट्स एंड फ्लूइड कंटेंट्स। जो पॉलन ट्यूब की टिप होगी वो रप्चर कर जाएगी, फट जाएगी और 2 मेल गैमेट्स रिलीज होंगे और फ्लूइड कंटेंट रिलीज होगा। ड्यू टू दिस आर्किगोनियल चैम्बर बिकम्स मॉइस्ट एंड स्पर्म्स मूव फ्रीली इन इट विद द हेल्प ऑफ सिलिया। इसकी वजह से जो आर्किगोनियल चैम्बर है वो मॉइस्ट मतलब गीला हो जाता है और स्पर्म मूव करते हैं, उसमें मूवमेंट होने के लिए वो गीला हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा और स्पर्म मूव करेंगे फ्रीली और उसमें सिलिया की हेल्प से मूवमेंट होगा। ओनली ए सिंगल स्पर्म एंटर्स वायोलेंटली इन ईच आर्किगोनियम थ्रू द नेक। एक सिंगल स्पर्म एंटर करेगा आर्किगोनियम में नेक की हेल्प से। ओनली द मेल न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस टू फॉर्म अ जाइगोट और ओवस्पोर। एक मेल न्यूक्लियस स्पर्म का मेल न्यूक्लियस फ्यूज करेगा एग न्यूक्लियस के साथ और एक जाइगोट बनाएगा, या हम उसको क्या बोलेंगे, oospore बोलेंगे, और वो 2n होगा, मतलब वो डिप्लॉयड होगा, क्योंकि हैप्लॉयड जो एग और स्पर्म होंगे वो हैप्लॉयड होंगे और उनके फर्टिलाइजेशन से oospore या जाइगोट बनेगा। द फर्टिलाइजेशन इन साइकस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ मोटाइल स्पर्म। साइकस में फर्टिलाइजेशन मोटाइल स्पर्म्स की हेल्प से होता है। हम इतना पढ़ चुके हैं, अब आगे देखेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज जूआइडोगेमी। तो इस प्रोसेस को जूआइडोगेमी बोला जाता है। इट इज अकम्प्लीड बाई पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन ए फिनोमिना नोन एज साइफोनोगेमी। और जो पॉलन ट्यूब बनती है उस फिनोमिना को हम बोलते हैं साइफोनोगेमी। तो ये दोनों टर्म्स याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। Sometimes more than one sperm enter the archegonium, but the male nucleus fuses, which first reaches near the nucleus fertilizes egg. कभी कभी एक स्पर्म से ज़्यादा स्पर्म एंटर कर जाते हैं आर्किगोनियम में, लेकिन मेल न्यूक्लियस जो पहले पहुंचेगा एग के पास वही न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा, एग के न्यूक्लियस को वही फर्टिलाइज करेगा जो पहले पहुंचेगा। रेस्ट मेल न्यूक्लियाई डीजनरेट, और बाकी बचे हुए मेल न्यूक्लियाई होंगे वो डीजनरेट कर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड पॉलीस्पर्मी। इस कंडीशन को पॉलीस्पर्मी कहा जाता है, मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको कंडीशन को पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। अब ये जो जाइगोट बन चुका, अब उसमें और डेवलपमेंट होंगे और एम्ब्रियो बन जाएगा। तो एम्ब्रियो जेनी पढ़ेंगे अब हम। द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट और oospore इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट।
अब जो फर्टिलाइज एग, जाइगोट या स्पोर, कुछ भी नाम दे दें हम उसको, वो फर्स्ट सेल होता है स्पोरोफाइट का। द जाइगोट कंटेंस डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज न्यूक्लियस। जाइगोट में डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट एनलार्जेस इन साइज एंड फाइनली फॉर्म्स द एम्ब्रियो। ये साइज में एनलार्ज करेगा, बड़ा होता जाएगा और फाइनली एक एम्ब्रियो बना लेगा। इन दिस होल प्रोसेस 1 ईयर टाइम इज यूटिलाइज। और इस सारी प्रोसेस में 1 साल का वक्त यूटिलाइज हो जाता है, मतलब 1 साल भी लग सकता है। द न्यूक्लियस मूव्स एट द बेस एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग बाई फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। जो न्यूक्लियस होता है वो बेस की तरफ मूव कर जाता है और डिवीजन उसमें स्टार्ट होंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होंगे और 256 फ्री न्यूक्लियस बना लेगा वो। डिवीजन होके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होके 256 फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे। द न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म ऑफ सेंट्रल रीजन डिसऑर्गेनाइज फॉर्मिंग ए सेंट्रल वैक्यूल। जो सेंट्रल रीजन होगा उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे और एक सेंट्रल वैक्यूल बना लेंगे। तो सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। Subsequently, ball formation takes place from the base and advances towards the upper side, forming a small mass of cells। और इसके साथ साथ बॉल फॉर्मेशन हो जाता है और बेस और अपर साइड बन जाएंगी एक स्मॉल मास ऑफ सेल्स की हेल्प से। दिस एम्ब्रियोनल मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो। और इसी छोटे से मास ऑफ सेल्स को बोला जाता है प्रो एम्ब्रियो। ये मेरिस्टेमेटिक होती है नेचर में, मतलब इसमें डिवीजन्स हो सकते हैं। सम ऑफ द न्यूक्लियाई इन द अपर रीजन रिमेन विदाउट सेल बॉल। और अपर रीजन में कुछ न्यूक्लियाई होते हैं उनमें सेल बॉल नहीं होती है, उनमें बॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। द प्रो एम्ब्रियो सून गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू 3 जोन्स। अब जो प्रो एम्ब्रियो बन चुकी है उसमें 3 जोन्स बन जाती हैं धीरे बहुत जल्दी प्रो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के साथ ही। तो कौन कौन सी हैं वो 3 जोन्स? अपर हॉस्टोरियल जोन एट द माइक्रोपाइलर एंड, सबसे ऊपर की हॉस्टोरियल जोन होगी, ये माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होगी। मिडिल सस्पेंसर जोन, बीच वाली सस्पेंसर जोन होगी और बेशल एम्ब्रियोनल जोन, और सबसे लास्ट में एम्ब्रियोनल जोन प्रेजेंट होगी। तो ये 3 जोन्स बन जाती हैं। इनके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। द एम्ब्रियोनल जोन डिफ्रेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियोनल जोन होगी वो एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 कॉटिलेडॉन्स और सी जो साइकस सिर्सिनेलिस है उसमें 3 कॉटिलेडॉन्स बन जाते हैं और नॉर्मली 2 कॉटिलेडॉन्स बनते हैं। ए प्लूम्यूल इज देन डिफ्रेंशिएटेड इनटू बिटवीन द कॉटिलेडनरी डिप्रेशन। फिर उसमें धीरे धीरे एक प्लूम्यूल भी दिखाई देता है। जो कॉटिलेडनरी डिप्रेशन होंगे उनमें एक प्लूम्यूल भी बना हुआ दिखाई देगा। द एम्ब्रियोनल पार्ट लाइंग बिलो द कॉटिलेडोनरी अटैचमेंट इज हाइपोकॉटाइल। और जो डिवीजन है कॉटिलेडोनरी उसके नीचे वाला पार्ट है उसको हाइपोकोटाइल बोला जाता है और एक रेडिकल डिफ्रेंशिएट हो जाता है हाइपोकोटाइल के नीचे। हाइपोकोटाइल के बेस पे एक रेडिकल बनता है और वही आगे फर्दर रूट्स में डिफ्रेंशिएट होगा। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई ए हार्ड पैड लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड कॉल्यूराइजा। और ये प्रोटेक्ट रहता है रेडिकल कॉल्यूराइजा की हेल्प से। ये हार्ड कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द रेडिकल। ये इसका फंक्शन प्रोटेक्शन होता है, रेडिकल का प्रोटेक्शन। अब जो एम्ब्रियो बन गई, अब उसके बाद वो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होकर वो सीड बन जाएगा। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल एक सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। द न्यूक्लियस एंड द इनर लेयर ऑफ इंटेगुमेंट आर यूज्ड अप एज नरिशमेंट बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो न्यूशेलस होंगे और इनर लेयर ऑफ इंटेगुमेंट्स के इनर लेयर्स होंगे वो यूज्ड हो जाएंगे नरिशमेंट, मतलब फूड प्रोवाइड करने में, डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करने में। ए मैच्योर सीड अपीयर्स एज ऑरेंज रेड और रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर। तो जो मैच्योर सीड होता है उसका कलर ऑरेंज रेड होता है या फिर रेडिश ब्राउन ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और इसमें फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उस सीड में। टेस्टा या सीड कोट, जो सीड की अपर लेयर होती है उसको टेस्टा या सीड कोट बोला जाता है। माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म होता है और एम्ब्रियो होता है इसके अंदर। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको एक सीड में मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया ही दे रहा है हमको कि एलएस ऑफ सीड हमने देखा है इसमें बना हुआ। ये रफ डायग्राम है। ये सबसे पहले आउटर फ्लैशी लेयर दिखाई देगी, उसके बाद इनर फ्लैशी लेयर दिखाई देगी
और ये मिडिल स्टोनी लेयर, ये बीच वाली मिडिल स्टोनी लेयर, ये 3 लेयर्स प्रेजेंट है। सस्पेंसर सेल है, कॉटिलेडॉन ये प्रेजेंट है, और ये एंडोस्पर्म है जो इसको एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। तो ये आपको एलएस ऑफ सीड दिखाई दे रहा है, ये आप अच्छे से बना लें अपने डायग्राम नोट्स में, ये आपको बहुत हेल्प करेगा मार्क्स गेन करने में। दस ए मैच्योर सीड ऑफ साइकस रिप्रेजेंट्स 3 जनरेशन। तो इसी तरह से साइकस का जो मैच्योर सीड होता है उसमें 3 जनरेशन प्रेजेंट होती हैं। सीड कोट, ये सीड कोट होगा, ये इंटेगुमेंट से बना होगा क्योंकि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इंटेगुमेंट एंड रिप्रेजेंट पेरेंट स्पोरोफिटिक फेज। ये स्पोरोफिटिक पेरेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये पेरेंट स्पोरोफाइट से ही आया है इंटेगुमेंट, तो ये उस जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एंडोस्पर्म ये रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफिटिक जनरेशन को, गैमेटोफिटिक डेवलपमेंट से आया था ये एंडोस्पर्म। और एम्ब्रियो ये रिप्रेजेंट करेगा स्पोरोफिटिक जनरेशन को। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड होगा, अब उसका जर्मिनेशन भी होगा, सीड बन गया तो अब जर्मिनेशन। तो देखते हैं हम जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड्स रिमेन बाइएबल फॉर नॉट मोर देन ए फ्यू मंथ्स। इसके सीड बाइएबल ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते हैं, कुछ महीनों तक ही बाइएबल रहते हैं। बाइएबल का मतलब वो जर्मिनेट फिर नहीं कर पाते हैं, जितने टाइम तक जर्मिनेट कर पाते हैं उस वक्त को बोलते हैं वो बाइएबल हैं। अंडर सूटेबल कंडीशंस द सीड स्टार्ट जर्मिनेशन। सूटेबल कंडीशंस में सीड जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड एम्ब्रियो एक्सपेंड्स। ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर को और एम्ब्रियो अपना साइज बढ़ा लेगी। द एक्सपेंशन ऑफ द एम्ब्रियो ब्रेक्स ओपन द हार्ड सीड कोट। जो एक्सपेंशन होगा एम्ब्रियो का तो उसकी वजह से जो हार्ड सीड कोट होगा वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। द कोल्यूरेजा प्रोट्रूड्स आउट एंड pierced by the growing radical which grows down and forms the tap root और प्राइमरी रूट। जो कॉल्यूराइजा होंगी वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करेंगी और ग्रोइंग रेडिकल जो होगा उसको पियर्स करेंगी, फाड़ देंगी, और जो फिर वो उसमें ग्रोथ होगी और एक टैप रूट या प्राइमरी रूट सिस्टम बना लेगा। मतलब ये कॉल्यूराइजा और ये रेडिकल, ये नीचे की लोअर पार्ट है, ये मतलब नॉर्मली रूट बनाएंगे, आप इतना याद रखना। The cotyledons do not come out of the seed coat but they absorb food from the endosperm for growing embryo. Cotyledons होते हैं वो बाहर नहीं आते हैं सीड कोट से, लेकिन वो एब्जॉर्ब करते हैं फूड एंडोस्पर्म से ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए। The stalk of the cotyledons elongates to carry the plumule out of the seed coat. जो cotyledon का स्टॉक होगा वो elongate करेगा और फिर जो प्लूम्यूल होगा वो बाहर आ जाएगा सीड कोट के। द ग्रोइंग प्लूम्यूल एट फर्स्ट फॉर्म्स अ फ्यू स्केली लीव्स एंड देन फॉलिएज लीव्स। फिर जो प्लूम्यूल वाला पार्ट होगा वो अपर पार्ट बनाएगा, जो ज़मीन से ऊपर का पार्ट होगा जिसमें पत्तियाँ ये सारी चीज़ें होंगी वो बनाएगा, और फिर स्टार्टिंग में ये स्केली लीव्स बनाता है, फिर फॉलिएज लीव्स बनाएगा। द यंग फॉलिएज लीव्स शो द सेशनेट वेनिएशन। तो उसमें सेशनेट वेनिएशन दिखाई देगा यंग फॉलिएज लीव्स में। तो ये इस तरह से फिर एक नया प्लांट साइकस का ग्रो कर जाएगा। ऊपर का पार्ट प्लूम्यूल डेवलप करेगा, सूट सिस्टम और रूट सिस्टम रेडिकल डेवलप करेगा। तो ये हो गया आपका साइकस कंप्लीट। तो हमने साइकस में क्या क्या देख लिया, साइकस का रिप्रोडक्शन देख लिया, साइकस का एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं साइकस के लिए तो इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए अपना सिलेबस, और यूनिट फर्स्ट और सेकंड भी कंप्लीट कर लीजिए। तो इस यूनिट में हमने साइकेडेल्स आज कंप्लीट कर लिया, उसमें हमने एग्जांपल देख लिया साइकस का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले जो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें हम देखेंगे कॉनिफरेल्स, निटेल्स और बेनेटेल्स। तो ये सारे ऑर्डर्स भी हम कंप्लीट कर लेंगे और हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे हमारी जो यूट्यूब फैमिली हो और बड़ी होती जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें और हमें मोटिवेशन मिल सके वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।